अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मज़मून चकबस्त लखनवी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चकबस्त लखनवी लखनऊ के रहने वाले थे पंडित बिरिज नारायण चकबस्त। उन्हीं का यहाँ शॉर्ट नाम लिखा हुआ है चकबस्त लखनवी। मज़मून निगार कौन है? आल अहमद सुरूर। कौन है? मज़मून निगार हैं आल अहमद सुरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को चकबस्त लखनवी को भी जानना है और चकबस्त लखनवी के मुसन्निफ़ यानी कि मज़मून निगार आल अहमद सुरूर को भी जानना है। जानना है ना, जानना है, पढ़ना है। और अगर दोनों को हम एक ही दिन बताएं, चकबस्त लखनवी को भी और आल अहमद सुरूर को भी, तो तुम लोगों के दिमाग में बिल्कुल हौच पोच हो जाएगा। चकबस्त लखनवी कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई किए, क्या किए, नहीं किए। फिर आल अहमद सुरूर को पढ़ेंगे तो फिर उनके बारे में भी कुछ जानेंगे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है खलत मिलत होच पोच होने की गुंजाइश है। और फिर इतना ज़्यादा हम लोग शायर और अदीब को पढ़ लिए हैं, इतना ज़्यादा अफसाना निगार, मज़मून निगार और कई दूसरे नस्र निगार को पढ़े हैं, है ना। कई शायर के बारे में पढ़े हैं, ऊपर से और चकबस्त लखनवी को भी पढ़ना पड़े तो शायद तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा बोझ है। हम चाहेंगे कि हम लोग इनको बहुत तफसील से ना पढ़ करके, बहुत डिटेल से ना पढ़ करके डायरेक्ट चकबस्त लखनवी के बारे में जो तुम लोगों की किताब में खुलासा दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। कैसा खुलासा पढ़ लेते हैं। बाकी फिर चकबस्त लखनवी को जब इंटर बीए करोगे, एमए करोगे, पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। और चकबस्त लखनवी को बहुत तफसील से नहीं भी जानेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चकबस्त लखनवी के बारे में जो खुलासा तुम लोगों की किताब में लिखी हुई है उसे निकालो। पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 72 में खुलासा दिया हुआ है, ठीक है ना। पढ़ें हम, ध्यान से सुनते जाओ। आल अहमद सुरूर ने चकबस्त पर एक तनकीदी मज़मून लिखा है। तनकीदी मज़मून लिखा है यानी कि चकबस्त लखनवी की अच्छाई और बुराई दोनों बयान किए हैं, खूबी खामी दोनों बताए हैं। जिसमें उन्होंने बताया है चकबस्त 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए और वहाँ से अपने आबाई वतन लखनऊ चले आए, ठीक है ना। आबाई वतन बाप दादा का घर, पुश्तैनी मकान कहते हैं ना। आबाई वतन कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। शेरो अदब का ज़ौक़ घुट्टी में पड़ा था, कहते हैं ना, घुट्टी घुट्टी में पड़ा हुआ है, रग रग में, बाल बाल में। और लखनवी मजाक रग रग में रचा हुआ था। 1905 ईस्वी में वकालत पास करने के बाद प्रैक्टिस शुरू की और उस पेशे में खासे कामयाब रहे और बहुत ही कम उम्र यानी 1926 ईस्वी में इंतकाल किया, ठीक है। आगे सुनो। चकबस्त ने तेज़ी से बदल रहे माशरे में आँख खोली। एक तरफ कदीम रंग ज़माने पर गालिब था तो नई तहज़ीब का तूफ़ान तेज़ी से अपना असर जमा रहा था। उस माहौल में मेयार और मीज़ान भी खासे सख्त थे। कुछ लोग कदामत परस्त थे और कुछ नई दुनिया के ख्वाब देख रहे थे। कुछ थोड़ी से इस्लाह से काम चलाना चाहते थे यानी एतदाल की राह पर चलना चाहते थे। चकबस्त इसी तीसरे तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो सिर्फ़ अपना ही ऐशो आराम नहीं देखता बल्कि वतन की भी फ़िक्र करता है। इकबाल की ज़बान में उनका कल्ब मोमिन और दिमाग काफिर था। वो पुरानी तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादा भी थे और थोड़ी सी तब्दीली के साथ नई तहज़ीब का भी इस्तकबाल करना चाहते थे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? आगे बढ़ो। चकबस्त दौरे जदीद, नए दौर
दौरे जदीद के मुमताज़ शोरा में से एक हैं, बड़े शोरा में से। उनका मजमुआ कलाम सुबह वतन से उनकी वतन परस्ती का इजहार होता है। मजमुआ कलाम, कलाम का मजमुआ, शेर व शायरी का मजमुआ, ठीक है ना। और उस किताब का नाम है, मजमुआ का नाम है सुबह वतन। सुबह वतन, सुबह वतन पढ़ाएगा, ठीक है। किताब के हिस्सा अव्वल में हुब्बुल वतनी की नज़मों में जो सीधी, साफ़ और आसान ज़ुबान में लिखी गई हैं कई नज़में, मसलन वतन को हम वतन हमको मुबारक, मसलन वतन को हम वतन हमको मुबारक, और हमारा वतन दिल से प्यारा वतन खासी मशहूर भी हुई हैं, ठीक है ना। हुब्बुल वतनी को लेकर के, वतनियत को लेकर के ये कई नज़में लिखे हैं अपनी किताब सुबह वतन में, सुबह वतन के पहले हिस्से में। आगे सुनो, एक दूसरी नज़्म खाके वतन में उन्होंने मादरे वतन की अज़मत पारीना का ज़िक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। एक नज़्म है खाके वतन, खाके वतन, वतन की मिट्टी में उन्होंने मादरे हिंद, भारत माता, मादरे हिंद, हिंद हिंदुस्तान को कहा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है, मादर माने माँ। एक दूसरी नज़्म खाके वतन में उन्होंने मादरे हिंद की अज़मत पारीना का ज़िक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। चकबस्त के यहाँ अनीस और दबीर ही का अंदाज़ झलकता है। मिर्ज़ा बबर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर, अनीस और दबीर उर्दू के दो बड़े शायर थे, और ख़ास करके मरसिया के शायर। तो उन्हीं का अंदाज़ चकबस्त लखनवी में भी झलकता है। जिस अंदाज़ में मिर्ज़ा बबर अली अनीस और मिर्ज़ा दबीर शेर व शायरी करते थे, उसी का झलक चकबस्त लखनवी में भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। नहीं समझ रहे हो। सुबह वतन के दूसरे हिस्से में ज़्यादातर इस्लाह और मजहबी नज़में हैं। इस्लाह माने सुधार की नज़में, रिफॉर्म्स की नज़में, समाज सुधार, माशरा में सुधार, परिवार में सुधार, है ना, अपने सूबे के अंदर सुधार, भारत माता का सुधार, कई तरह का सुधार, इस्लाह और मजहबी नज़में हैं, मजहबी नज़में हैं, धार्मिक नज़में हैं। हिंदी ज़्यादा समझते हो तुम लोग, हिंदी ज़्यादा समझते हो तुम। मजहबी, धार्मिक, इसमें से बेशतर मुसद्दस की हयात में लिखी गई है। मुसद्दस की हयात में, मुसद्दस की बनावट में, मुसद्दस कहते हैं वैसी नज़्म जिसमें 6 मिसरा हो, 6 मिसरे वाली नज़्म, 6 मिसरा वाले बंद वाली नज़्म। कहीं नौजवान को खिताब किया है, कहीं गाय की अज़मत के तराने गाए हैं, कहीं लड़कियों से खिताब किया। चकबस्त औरतों की आज़ादी के मामले में हद अदब के कायल हैं। उन्होंने औरतों को समझाने के लिए भी नज़्म लिखी है, जिसको यूँ शुरू करते हैं कुछ, एक शेर देख लो। रविश खाम पे मर्दों की ना जाना हरगिज़, रविश खाम पे मर्दों की ना जाना हरगिज़, दाग तालीम में अपनी ना लगाना हरगिज़, दाग तालीम में अपनी ना लगाना हरगिज़। एक मिसाल के तौर पे एक शेर दिया हुआ है, ठीक है। इस शेर के साथ वो अपनी नज़्म की शुरुआत करते हैं, औरतों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उर्दू में रामायण और महाभारत के किस्सों को नज़्म करके एक काबिल कदर इजाफ़ा किया है। तुम लोग पढ़े थे नज़्म? रामायण का एक सीन तुम लोग को पढ़ना है कि 9 क्लास में था? 9 क्लास में था। रामायण का एक सीन इन्हीं का लिखा हुआ नज़्म था। इन्होंने उर्दू में रामायण और महाभारत के किस्सों को नज़्म करके एक काबिल कदर इजाफ़ा किया है। इस मौजू पर उर्दू में नज़में नहीं लिखी गई हैं।
चकबस्त ने जिस मौसिर अंदाज में रामायण का एक सीन पेश किया है, इससे अनीस की याद ताज़ा हो जाती है। अभी पढ़े थे ना हम लोग, अनीस की झलक दिखाई पड़ती है इनकी शेर व शायरी में। तो जिस तरह से इन्होंने रामायण का एक सीन पेश किया है, रामायण का एक सीन खींचा है अपनी नज़्म में, इससे अनीस की याद ताज़ा हो जाती है। अनीस भी इसी तरह का जो है मंजर निगारी करते थे, किसी भी शख्सियत के ऊपर या कोई भी उन्वान के ऊपर तस्वीर कशी करते थे। तीसरे हिस्से में बेशतर मरसिये हैं। हुब्बे वतन, यही था ना इनके नज़्म का मजमुआ कलाम का नाम। उसी नज़्म किताब के तीसरे हिस्से में बेशतर मरसिये हैं, जिसमें उन्होंने सीरत निगारी के अच्छे नमूने पेश किए हैं। गोखले और तिलक पर लिखे गए मरसिया उर्दू मरसिया निगारी के शख्सी मरासी में एक अहम मुकाम रखते हैं। कौन गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन तिलक? बाल गंगाधर तिलक। इनका मरसिया खानी किए हैं, इनके ऊपर मरसिया लिखे हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर रोना धोना किए हैं, इनके ऊपर आहो बका किए हैं। नहीं सुन रहे हो तुम लोग। चकबस्त की गज़लों में पयामी रंग झलकता है, जिसमें मामला बंदी की रंगीनी और जुल्फ़े गिरहगीर के जलवा आराइयाँ ढूंढने से नहीं मिलती। हाँ, बादा सागर और दिशनाए खंजर की बात ज़रूर नज़र आती है। इनकी कम उम्री ने उर्दू से एक खरा, अच्छा और फितरी शायरी छीन लिया। शायरी छीन लिया और शायर भी छीन लिया, शायर छीन लिया, ठीक है ना। मुख्तसर में, शॉर्ट में खुलासा पढ़े हम लोग चकबस्त लखनवी के बारे में। अभी चकबस्त लखनवी के बारे में पढ़ते रहते किताब से, एनसीईआरटी की किताब से, तो तुम लोग बड़ा बड़ा जमहाई लेने लगते, आँव आँव करने लगते। तो खुलासा पढ़ाया, हम खुलासा समझाने की कोशिश किए और ज़्यादा नहीं समझाए। किसी भी शख्सियत के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर, नस्र निगार या शायर के ऊपर इन लोगों को सुनने का मन तुम लोग को नहीं करता है। तुम लोग को सुनने का मन क्या करता है? नया कानून, भोला, भीख, है ना, यही सब अफसाना, कहानी। ये कहानी थोड़ी है। चकबस्त लखनवी को कितना हम हंस हंसा के पढ़ाएंगे तुम लोग को भाई, ज़बरदस्ती हंसाएंगे। इसलिए शॉर्ट कर दिए, मुख्तसर कर दिए। चल, बोझा ख़त्म हो गया, ठीक है। बोझा था ना, ठीक है।